ओके बच्चों, सो अगेन today we have discussed vector. Okay, so the what is vector, हम लोगों ने कल पढ़ा था, समझा भी इसको, what is vector. So remember, vector is a very important quantity. One thing remember, suppose in physics 100 quantities are there, so in which almost 70% quantities are vector quantities. That means इसका बहुत बड़ा importance है. हम we can't ignore the vectors. We can't ignore the vectors. Okay? So हम कल बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं. बस मुझे आज आप लोगों को उसकी डेफिनेशन लिखवानी है. तो फर्स्ट लिखिए स्केलर्स. स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी एक ही बात होती है. स्केलर्स, those physical quantities which possesses only magnitude, and no direction are called scalars. For example, mass, length, time, temperature, etc. ये सभी स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके. नंबर 2, वेक्टर्स. Those physical quantities which possesses both magnitude and direction, and can't express without direction, is known as vectors. For example, displacement, velocity, force, electric field, etc. कर सकते हो. ठीक. So this is the simple definition. तो सब आपको मैंने लिखवा दिया है, बाकी तो आप समझ चुके हैं कि what is vectors. Now question is, अब हमको बात करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. प्यारे बच्चों, रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट. सो सपोज A is simple A, it's a quantity, but if we write like that, A and ऊपर इसके L लगा दिया, so now it become vector quantity. So what is the meaning? यदि हमने लिखा है v, so it's not a velocity, it is a speed. लेकिन यदि हमने इसको ऐसे कर दिया, so now it becomes velocity. Force वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे लिखा जाएगा. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखा जाएगा.
लेकिन टाइम t स्क्वायर है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि जब हम किसी के सिंबल पर ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू राइट वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यदि एरो नहीं है दैट मींस वो स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज द वे टू राइट वेक्टर क्वांटिटी। नाउ ये मान लो ये वेक्टर एफ है और मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। सो दिस मॉड मींस इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और उसको आप सिंपली एफ भी लिख सकते हो। सो दिस इज ठीक। नाउ one thing remember, this is arrow, but it's not a simple arrow, it is a representation of a vector. सर ये मोड वाला एक बार और बता दो सर, ये एफ वाला। हाँ ये बेटा, ये आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30 न्यूटन फोर्स, ध्यान से नोट, 30 न्यूटन फोर्स। सो यहाँ पे जो 30 है इट इज मैग्नीट्यूड, ओके, न्यूटन उसकी यूनिट हो गई। 30 न्यूटन फोर्स अप्लाइंग टुवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन, सो इट इज बिकम वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके मॉड से या सिंपल एफ से मालूम पड़ जाएगा। यदि हम बात कर रहे हैं एफ की, तो यहाँ पर जो वेक्टर फोर्स नहीं है, आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओके। अब आते हैं लड़की वापस, यहाँ पर ये एरो है, इसमें दो चीजें होती हैं, ये और ये, इसे बोलते हैं टेल, पूंछ, ये टेल है और इसे बोलते हैं हेड। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान देना बेटा, एक ये है और एक ये है, ये वेक्टर ए है मान लो, ये वेक्टर बी है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन हैविंग सेम डायरेक्शन। दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो सेम है, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो जो एरो की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, और उसका ये जो हिस्सा है एरो वाला, वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पर आपका एक नया हेडिंग होगा, टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक बच्चों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं, 50-60 तरीके के होते हैं लगभग। अब सब तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हम कुछ खास खास पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके लिखते जाइए, मैं समझाऊंगा और सबको लिखाऊंगा। फर्स्ट लिखिए फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर ठीक, नाम से लग रहा है कि वो फिक्स है। इसका मतलब देखिए बेटा, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, आपसे मैंने कहा था ना कि दो होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट। इसको हम बोलते हैं टेल, इसको हम बोलते हैं हेड। तो
जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है उन सारे वेक्टर्स को हम लोग उनको हम फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। तो लिखिए, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर if the initial point of a vector is fixed, it is called fixed vector. It is called fixed vector. सेकंड लिखिए फ्री वेक्टर। सेकंड लिखिए फ्री वेक्टर। बच्चों सेम टू सेम डेफिनेशन है, इसको आप लिख दीजिएगा। बस केवल जहां लिखा था ना आपने, क्या लिखा था कि पॉइंट ऑफ वेक्टर इज फिक्स्ड, वहां लिखो ना पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड। बस इसके बाद नॉट लगा दो, सेम टू सेम डेफिनेशन होगी। ठीक, इज नॉट फिक्स्ड मतलब इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर। तीसरा इक्वल वेक्टर। बल्कि इक्वल वेक्टर्स कहते हैं बेटा, ऐसा इक्वल वेक्टर्स। बच्चों इक्वल वेक्टर्स बेटा हम उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ध्यान रहे बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। ध्यान देना, ये आप देख सकते हैं इन दोनों को, इन दोनों की देखो लेंथ भी सेम रखी है मैंने और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। दैट इज व्हाई दीज आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो लिखिए टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल two vectors are said to be equal if their magnitude, if their magnitudes as well as the directions are the same. Directions are the same. चौथा वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव, ये इक्वल का सौतेला भाई मान लो इसको। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ध्यान देना बेटा, मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है। दैट मींस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो लिखिए अ वेक्टर इज सेड टू बी, a vector is said to be a negative of given vector. A vector A, or a vector is said to be a negative of a given vector if its magnitude is the same
but its direction is opposite. That is, ये लिख देना बेटा, ये बनाना फिर लिख देना, that is vector A is equal to minus vector B. नेक्स्ट देखिए, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स नाम से लग रहा है बेटा, जिनका इनिशियल को यानी कि इकट्ठा हो, यानी कि वो सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो, और फिर चाहे उनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी डायरेक्शन हो, उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो लिखिएगा, those vectors which have got the same initial point, are called co-initial vectors. ये देखो, ये मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। लिख दीजिएगा कि ये बेटा, ये बनाना डायग्राम को लिखना कि इन दिस फिगर वेक्टर ए बी सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक, अब लिखिए नंबर 6, उसे बोलते हैं को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स बेटा सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगी। जहां पर मैंने लिखवाया है, इसमें इनिशियल लिखवाया था, इनिशियल पॉइंट, वहां लिख देना फाइनल पॉइंट, वहां आप लिखोगे फाइनल पॉइंट, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा। इनिशियल रिप्लेस बाय फाइनल और डायग्राम विल बी लाइक दैट। यानी कि उनके सबके फाइनल पॉइंट एक ही जगह जाकर के मिल रहे हो, उसे बोलते हैं को टर्मिनस को टर्मिनस वेक्टर्स। हाँ जी, हो गया बेटा।
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नंबर 7 लिखिए। पैरेलल वेक्टर। ये इक्वल के ही मौसेरा भाई मान लो इसको। इसमें क्या होता है, ये कुछ समझ में आ रहा है इसमें? ये देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि दोनों की एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? डायरेक्शन, Direction. लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो जब ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पैरेलल वेक्टर्स। तो लिखिएगा इसको, टू वेक्टर्स are said to be parallel vectors if their magnitudes are different, but direction remains same. Direction remains same. ये बना के लिख दो ना, here A and B are parallel vector. ठीक, here A and B are parallel vector. अब फिर देखो बेटा, इसके बाद देखना ये कौन सा वेक्टर है? ये कैसे वेक्टर है? Equal vector. It is equal vector, so it is पैरेलल वेक्टर। Parallel vector. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि इक्वल वेक्टर्स की दो शर्तें हैं कि एक तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, जबकि इनकी शर्त एक ही है केवल, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चलेगा लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? इट इज नॉट ओनली इक्वल वेक्टर्स बट ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल भी है, लेकिन ये केवल पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर भी होगा, मगर हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक, सो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट 8, इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसमें क्या होगा बेटा? कोई बताएगा मुझे? जो मैंने आपको अभी लिखवाई है डेफिनेशन, उसको उल्टा कर दो। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन अलग होगा। नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, सेम सर भी, दोनों अलग अलग होंगे। हाँ सब, बस इसकी एक ही शर्त है कि डायरेक्शन विल बी अपोजिट। बस इसकी एक शर्त केवल, वो क्या है? डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ओके, सो लिखिएगा, खुद लिखो। सो द कंडीशन ऑफ एंटी पैरेलल इज ओनली
the direction will be opposite to each other. That is, मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B हो गया। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो जस्ट अपोजिट होगी बस। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो नेगेटिव वेक्टर होते हैं ना, नेगेटिव वेक्टर, ये वाला नेगेटिव वेक्टर कहाँ गया, ये रहा। तो नेगेटिव वेक्टर जो होता है वो एंटी पैरेलल वेक्टर भी होता है। ठीक, इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हो गया। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ये बेटा कुछ इसी कास्ट के होते हैं। पैरेलल वेक्टर में बेटा मैं क्या बताया था आपको, ऐसे होते हैं पैरेलल वेक्टर, ये होंगे पैरेलल वेक्टर, है ना। इसकी एक ही शब्द होगी, इनकी दिशा एक होनी चाहिए। कोलिनियर क्या होते हैं, वो ये हो सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, और वो ये भी हो सकते हैं। यानी कि पैरेलल वेक्टर इज आल्सो अ कोलिनियर वेक्टर। यहां पर बस एक ही तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, मान लो बारबी और नेहा, और ये दोनों के दोनों साड़ा से गुना जा रहे हैं। ठीक है, बस एक लेफ्ट साइड में जा रहा है और एक राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, सॉरी माफ करना, जा रही हैं। तो दोनों के दोनों मालूम क्या है, ये दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अच्छा, और मान लो नेहा के ठीक पीछे दिशा है, तो नेहा और दिशा ये भी आपस में कोलिनियर हैं, और साथ साथ में नेहा और बारहवीं भी कैसे हैं, आपस में कोलिनियर हैं। बात समझ में आ गई। सो दिस इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें लास्ट चीज क्या है आपको पता है, लास्ट चीज ये है कि ये तीनों के तीनों बच्चे गुना पहुंच जाएंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं कि राइट साइड में जा रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड कर रहे हैं, वो हमारी कल्पना में है। अदरवाइज हमेशा हमें लेफ्ट पे चलना चाहिए। ओके, लेकिन यदि एक लेफ्ट में जाता है एक राइट में जाता है, तो भी दोनों बच्चे एक साथ, यदि उनकी स्पीड सेम है तो वो एक साथ ही गुना पहुंच जाएंगे। तो कोलिनियर में क्या होता है कि वहां पर केवल डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, वो साथ साथ हो सकते हैं, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो नोट डाउन टू वेक्टर्स which either act along the same line, two vectors which either act along the same line or along parallel lines or along parallel lines are called collinear vectors. Are called collinear
vectors. ठीक, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, जैसे अर्थमेटिक में जब आप लोग कक्षा 1-2 में आए होंगे, वो LKG UKG में आए होंगे, तब आपको आपके टीचर ने 1 2 3 4 5 सिखाया होगा। तो इस नंबर में ये उसे हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं, वो होता है अर्थमेटिक होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर भी 1 2 3 0 होते हैं। तो जैसे अर्थमेटिक में 1 और 0 का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही यहाँ पर भी 2 वेक्टर्स पढ़ने हैं अपने को। वो है, पहला है खास, उसको लिखिए यूनिट वेक्टर। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि अर्थमेटिक में 1 यूनिट वेक्टर। ठीक, लिखिएगा, it is that vectors whose magnitude is unity and direction is the same as that of the given vector. It is represented by a cap. प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये ऊपर कैप लगा हुआ है छोटा सा, इसे बोलते भी कैप ही है, ये कैप। जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन सबको हमेशा हम लोग एरो से शो करते हैं, कुछ भी हो, मगर यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगाया जाता है, ये कैप। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। बच्चों 6 एक नंबर है, हमें 1 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे 1 चाहिए तो मैं 6 से, मुझे 1 चाहिए, मैं क्या करूंगा, 6 में 6 का से डिवाइड कर दूं, मुझे 1 मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से मेरे पास 10 है, तो मैं 10 से 10 को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे 1 मिल जाएगा। यानी कि मैं जिस नंबर को उसी नंबर से करता हूं। अब मुझे ए कैप है, तो ए कैप निकालना है, तो वो होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मॉड। मतलब ए कैप क्या है, ए कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ध्यान देना बेटा, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कैप। ओके, एंड हियर इट इज व्हाट, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि यदि हम इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, अब मैं यदि इसमें 30 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा अपने को, 1, राइट, और डायरेक्शन इज ईस्ट। तो रिमेंबर ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हो इसको, या इसको आप वेक्टर ए इज इक्वल टू सिंपल ए भी लिख सकते हो।
A cap is equal to वेक्टर A over A, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A is equal to वेक्टर A into A cap। यानी कि यदि हम यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल वेक्टर मिल जाएगा। सो वेक्टर A cap is equal, vector A is equal to A into A cap. Here A is magnitude and vector A is total vector। ध्यान देना बेटा, वेक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। जबकि इसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन तो होती है मगर उसका जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी ऑलवेज 1, इट विल बी ऑलवेज 1। सो दैट इज वेक्टर A, और इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक और है जो हम आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा इसलिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होता है जीरो वेक्टर। जैसे नंबर्स में 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं और एक होता है 0, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 0। ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी की वैल्यू को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कम कर सकता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कुछ हो जाएगा, जोड़ दोगे तो कुछ हो जाएगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। वैसे ही वेक्टर्स में जीरो वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन माय द क्वेश्चन इज, if you have any doubts you can ask me the doubts, and now I am stopping recording.